मित्रों ते बेलियो ते सगियो, कल रब के नाम तो टोरने आ। मैं अज एक जी बुट्टो फाउंडेशन दे विच एक बर्थडे हुई है, जी बर्थडे सी चौधरी एतजाज़ आसम, जेडे मुल्क के बड़े सिरकटवें और बड़े मशहूर और बड़े अच्छे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान ने। वो उन्हां दी सालगिरह बुट्टो फाउंडेशन में आसफ खान साहब ने करवाई सी, उन्हें एहतमाम किया सी। बाकी असी बहुत सारे लोग उत्थे गए सां, जिहदे विच प्रोफैसर फतेह मोहम्मद मलिक साहब और एक सैनेटर ने सार कामरान साहबा और अपना होर लोग सन जिन्हों ने अपना कमरजमान कैरा साहब और उन्होंने उत्थे सालगिरह दे विच थोड़ा जा बोले भी। तो असल ये वे कि ये एक ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे कानूनदान और ऐसे एक जिहड़ा है जिहड़ा एक्टिव बंदा सी। इन्हां चौधरी एतजाज़ आसम साहब पीपल्स पार्टी नाल इन्हां दा तलक है और इन्होंने बीबी दी 2 हुकूमतां विच मिनिस्टर भी रहे और इन्होंने एक जिहड़ा इन्हां दा सब तो वड्डा जिहड़ा कारनामा है वो ये वे कि इन्हां ने 2007 दे विच इफ्तिखार चौधरी एक चीफ जस्टिस सी जिन्हों कढ़ दिता गया सी और उसकी बड़ी तहरीक चलाई। वो तुहानूं सारिआं नूं पता ही होया सी। वो तहरीक शहर शहर पिंड पिंड गई और उस तो बाद वो जदों उसकी बहाली का आर्डर एग्जैक्टिव आर्डर के थ्रू यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐलान किया उसकी बहाली का, तो उस तो बाद वो ख़त्म हुई। सब तो वड्डा इन्हां दा कारनामा ये वे कि जदों 47 दे विच पाकिस्तान दे विच अपना जदों पाकिस्तान क्रिएट होया, जदों 47 दे विच जो लुटमार हो रही सी और लोग इधरों उधर इधर आ रहे सन, इधरों उधर जा रहे सन, लुटमार और जिहड़ा सी वो हर पासे जारी सी। तो उस टाइम तो पहले एतजाज़ आसम साहब उस वेले कोई 2.5 साल के सन, जिहड़े इन्हां दी वालदा नूं भी गिरफ्तार किया गया और वो बड़े सिरकटवें चौधरी एतजाज़ आसम साहब के वालद साहब चौधरी आसन साहब वो तहरीक दे विच बड़े वड्डे आगू सन जनाह दे नाल। ते उन्होंने उस वेले ये अपनी वालदा इन्हां दी वालदा नूं गिरफ्तार कर लिया गया और जेले भेज दिता गया। तो उस वेले ये 2.5 साल के सन, ये भी नाल जेल गए सन। लिहाजा उन्हां दी जिहड़ी सालगिरह है वो बड़े बड़े उहदे नाल मनाई गई, बड़े अच्छे अंदाज नाल और अच्छे तरीके नाल, जिहदे विच मैं भी शिरकत कीती सी। वो तुहानूं अहवाल हुणे सुना देंगे उहदा सारा बर्थडे दा और जिहड़े जिहड़े उत्थे बोले। लिहाजा सज्जनों मित्रों ते बेलियो, ये मेरा चैनल, मेरा नाम चौधरी इसहाक है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है सांझा पंजाब। इनू तुसी सबसक्राइब भी करना है, टली का बटन भी दबाना है और इनू अगे लोगों के कोल अगे भी तुसी लाइक भी करना है। और मैं चाहना कि तुसी इनू वेखते रहो और यदी जिहड़ी है ना मैनू मेरा जिहड़ा मान भी बढ़ेगा। रब रखा, बहुत मेहरबानी। किसी की भी नहीं बनेगी, फायदा कोई नहीं। फिर आजो 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 अमीर अब्दुल्ला, मैं आपको कह रहा हूँ नहीं बनेगी ऐसे। चले बना दे सर आसिफ हाथ रखें। चले जी बिस्मिल्लाह काटें। भाई हाथ नीचे कर लें यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सर जी कैमरा साइड। कैमरा साहब छुप गए हैं। कैमरा साइड सर, कैमरा साइड। सत श्री अकाल।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਲੈ ਲਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ मैम वेट कीजिएगा थोड़ा चेंज करें ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ जी ऐसे थैंक यू कैमरा ओके लाहौर के साथ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया और ये दुनिया से लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब रीइंस्टेट हो गए तो वो एक अपने शरीका निभाना उन्हें कहा आसिफ जरदारी ने उनको नहीं दी से आसिफ जरदारी की हुकूमत को हर तरफ एम्बेरस करने की कोशिश की और मैं चूंकि एक लिहाज से बीच में इन दोनों के खड़ा था और मुझे भी बड़ी एम्बेरसमेंट हो मैं इनको कहूँ चीफ जस्टिस साहब को ये मेमो गेट फॉर्मेशन आपने क्यों किया किस अब उसमें जो चीज़ अहम बात है कि ये जजेस कोई भी जज मुझे एक जज स्वाय गैर मुस्लिम जजेस के मुझे सच्चा आइन का पाबंद कानून का पाबंद कोई नजर नहीं आया आई मेक दिस स्टेटमेंट आखिर में मैं ये तो बता चुका हूँ कि मेरा हाथ क्यों कांपता है पार्किंसन है पर ये पीपल्स पार्टी वाले लीडर के साथ ही हो सकता है कि वो जहाँ उसके वर्कर की पिटाई हो रही हो वहाँ वो खुद पहुँचे ये किसी ने अगर बदलना है इस ऐद को और इसके हुक्मरानों को तो उसको इस तरह की मार खानी पड़ेगी और मैं इसमें जब लेकिन हमने जब किया मैंने जब किया इतनी उसके लिए मैंने बड़ी सेक्रीफाइस एक तरह कुर्बानी तो नहीं दी उस वक्त जोश में कुर्बानी देने का जज्बा नहीं होता बस चल पड़ अच्छा मैं उस वक्त मैंने ये इस पे इफ्तिखार आरिफ का ये शेर है हम अहले जनूब आशस्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे और आखिर में मैं इसी बात को कहता हूँ जरा सिर्फ लॉयर्स के वो मट्टी की मोहब्बत में मट्टी की मुझे वो ज़हन से निकल मट्टी की मोहब्बत में हम आशस्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब नहीं देते ये पीपल्स पार्टी के जियादे ने वो फिट आता है अब मैं एक चीज़ आपको जरा आप अदालत में पेश होते हैं जज बदतमीज़ भी होते हैं जज नाअहल भी होते हैं जज आपको सुनना भी नहीं चाहते जज जल्दी छुट्टी करके चला जाना चाहते हैं आपके केस की उनको समझ भी नहीं आती और वो आपको डांट रहे होते हैं अब आर्किटेक्चर ऑफ जस्टिस देखें मैं अपने साथियों को बताता हूँ आर्किटेक्चर ऑफ जस्टिस आर्किटेक्चर ये है कि मैं वकील नीचे खड़ा हूँ और वो ऊंचे जज साहब उससे उनकी कोई शायद इज्जत तो ज़्यादा बन जाती है कोई शायद उनको अहमियत ज़्यादा कुछ पावरफुल अब अगर जज आपसे ज्यादती कर रहा हो सपोजिंग नहीं कर आप यहाँ ही रह खड़े हो उसको बहुत एहतराम करें जजेस का एहतराम करें लेकिन वो आप नीचे रहे वहाँ से अब ये ज़हनी कैफियत है अगर वो आपके साथ आपको गलत तौर पे आपको ट्रीटमेंट कर रहा है आपकी केस की तारीख डालने जा रहा है फिर एक स्टेज आती है कि आप अपने आप को लिफ्ट करें और यहाँ ले आए ताकि आई बॉल टू आई बॉल और एक स्टेज वो भी आती है जो मैंने किया मेरे से हुआ मैंने 13 जजेस के सामने मुनीर मलिक का केस ये इसके इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से मेरा झगड़ा हुआ अगर फिर भी वो गलत चलता है
आर्किटेक्चर ऑफ जस्टिस, आप अपने आप को उससे ऊपर ले जाए और वहां से बात करें। मैं इमरान खान ये जो है नवाज शरीफ का भी वकील रहा हूं। अब नवाज शरीफ को जब मेरे पास एक दिन आ गई कुलसूम, मैं बड़ा परेशान कि ये किसा उन्होंने टाइम लिया, मेरे सेक्रेटरी ने टाइम दे दिया। मैं बड़ा परेशान। वो आई और मुझे कहने लगी कि आपको वकील करना है, दोनों शहबाज और मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो पंजाबी में उसने बात की, मैं क्या भाभी गल है, मेरी बीवी बैठी थी और तहमीना दौलताना, मैंने कहा जी मेरा एक डिसएडवांटेज वो ये है कि मैं अपनी पूरी मेहनत, पूरी सलाहियत आपके केस पे लगा दूंगा, और ये इतना इम्पोर्टेंट केस है मेरे लिए कि मैंने अपनी साथ के लिए करना है, आपके लिए नहीं करना। आपसे ना फीस वाजिब होगी ना कुछ, ये मेरे साथ के लिए होगी। तो उनको मैंने कहा लेकिन आपको तो कोई भी वकील आप चाहेगा आपका केस करना, और मैं अगर पूरी मेहनत करके और हार गया केस तो आपको बड़े भी आसान में क्या और ये तो वो गई थी उसने बीबी का वकील, क्योंकि ये अब मैं जब पार्टी से निकाला गया उधर से तहरीक मेरी दास्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक अकीदत की, एक बड़े जज्बाती रिश्ते की, और अक्सर तो नहीं कभी कभी इख्तलाफ की दास्तान रही है। अब मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो मैं छोटा छोटा जवाब दूंगा। आपने आसिफ खान साहब ने फरमाया कि एतजाज़ ने बड़ी हिम्मत से जेल का और जेल जाने में इसने कोई मुश्किल नहीं महसूस की, और इस वक्त मैं सबसे पहले अर्ज आपकी भी ज़रा सहूलत हो जाएगी, ज़रा टेंशन कम हो जाएगी। वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि क्या वजह थी और क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या इख्तलाफ था। वहाँ भी इख्तलाफ एक था कि मैंने पीपल्स पार्टी से नहीं, वजारत से 1977 में इस्तीफा दिया। मैं सूबाई वजीर था, भुट्टो साहब वजीर आज़म थे, और मैं बहुत मेरे लिए इज्जत की बात थी, और मैं जितना दिल से एडमायर करता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कम लोग ऐसे होंगे। और बीबी शहीद को भी, भुट्टो साहब की शहादत पे तो मैंने एक नज़्म भी कही थी पंजाबी में, लाल अंधेरी ज़मीन दा मत्था फटिया होया, सूरज लुकिया चानन सारा मुकिया होया, तेरी चानन सारा मुकिया होया ते अपनी बुक सिर तू चकिया कटिया होया, मिट्टी रत स्वाह नाल पिंडा अटिया होया ते किदे किदे अगे में तू डटिया होया। मैं इस किस्म का एडमायरर था। शायरी 9 अप्रैल ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ सूबाई असैम्बलियां दूसरे शहर जैसे दिल्ली पर 9 अप्रैल 1977 में सूबाई असैम्बली पंजाब का इजलास होगा। अब उस इजलास में के से पहले 8 अप्रैल 1970 को भुट्टो शहीद ने मीटिंग बुलाई,
पंजाब की काबिल और खुद बुलवाई थी। अब हमने वहाँ पूछा, उन्होंने वहाँ आईजी थे एक फजल हक साहब और DIS चीफ सेक्रेटरी थे एक ब्रिगेडियर मुजफ्फर मलिक। इन्होंने प्लान नक्शे बनाए और हम जब जाके बैठे तो बड़ा सा नक्शा था, उस पे एक सर्कल लाहौर शहर का था और एक सर्कल लाल रंग से डाला, लाल ये मार्कर से। अब हम पहले तो जाके बैठे, अभी भुट्टो साहब ने यहाँ हर कोई पूछने लगा ये क्या वजीर आपस। फिर भुट्टो साहब शहीद आ गए, आके बैठे, उन्होंने पहली बात की, उन्होंने कहा देखो ये मेरा आईजी और मेरा चीफ सेक्रेटरी भी बैठा एंड वी हैव टू, I have said this will be decided by the cabinet, not by you, not by me. हमने आज फैसला करना कि इनको कल वो बड़ा हमला करेंगे PNA की एक मूवमेंट थी और बड़ी शदीद मूवमेंट थी। वो कल इनको जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी को कितना देना है राइट, कितने इख्तियारात देने का, शूट टू किल कर देने के उससे कम। अब भुट्टो साहब ने खुद अपना माइंड जो दी शहीद ने वो ये थी कि ये हमला करेंगे, इनकी क्या मजाल के लिए हमला करेंगे, रियासत पे ये हमला होगा। और जिस तरह की बात आसिफ खान कह रहे थे कि रियासत पे आप हमला नहीं कर सकते, ये रियासत पे करेंगे। और इन्होंने बात ठीक की, रियासत हतमी है, रियासत हमारे लिए भी हतमी है, पर अब रियासत को हमने बचाना किस तरह? वो चेयरमैन माओ सेतुंग जिसने सबसे बड़ा इनकलाब अददी तौर पे एक वक्त में लाया चीन का, वो उसने एक सही लॉन्ग मार्च की। हमको अपनी ये लॉन्ग मार्च क्या लेते हैं ना जी, पिंडी से लाहौर जाना हो तो लॉन्ग मार्च, लाहौर से इस्लामाबाद आना हो तो लॉन्ग मार्च। अब ये लॉन्ग मार्च है, उसने लॉन्ग मार्च 2 साल मुसलसल, और वो अपनी एक पूरी फौज को जनूब से शुमाल तक लेके जा रहा है, जनूब मशरक से शुमाल, जहाँ शुमाल में उसके पास काफ़ी फौज थी। और ये चूंकि दोनों आर्मीज आपस में कोई 1,500 मील दूर थी या ज़्यादा, वो इसलिए उन पे बमबारी और वो दोनों को मार पड़ती। माओ सेतुंग चेयरमैन माओ ने फैसला किया कि हम वापस चलते और उसके जाके मिलते। अब लोगों ने उसकी की कि ये तो भाग रहा है, मुझे पानी। अच्छा, वो इसकी तनकीद हुई और एक बताया गया कि कहा गया कि माओ सेतुंग ये मैदान छोड़ के पीछे। माओ सेतुंग ने कहा देखो हमारे 4 असूल हैं, 4 असूल हैं हमारे इनसे लड़ने के। हम पसपाई नहीं समझते पीछे हटने को, पसपा होने को हम पसपाई नहीं समझते। क्या असूल है? उसने कहा व्हेन द एनिमी एडवांसेस वी रिट्रीट। हमने उसको वहां तो नहीं मारना और लड़ना, सारी जंग हमने उस मकाम पे नहीं कर देनी कि जहां पहले हमारा आमना सामना। और अगर हम पीछे हटते हैं तो इसमें हमारी कोई बेइज्जती नहीं है, कोई इसमें की कहने खाली है लिहाई नहीं, कोई लिहाई नहीं। असी अपनी टैक्सेस से लड़ना होगा ना, वो टैक्सेस। When the enemy advances, we retreat. When the enemy rests, we harass. When the enemy withdraws, we pursue. And when the enemy tires, we attack. अब मैंने ये असूल रिट्रीट का 9 अप्रैल कि मैंने
پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے اعتزاز احسن صاحب کی کتابوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد بہت کچھ پایا ہے، اور یہی کچھ میں آپ سب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی کتابیں پڑھیں، اور جہاں مجھے نہیں پتا لیکن چونکہ یہ یونیورسٹی یہ دانشگاہ قائم بھی کی گئی ہے پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں کی طرف سے، تو مجھے یقین ہے کہ ان کی تحریریں پڑھائی جاتی رہی ہوں گی، اور اس یونیورسٹی کا امتیاز ہی جو ہوگا کہ باقی یونیورسٹیوں میں اب پاکستانی زندگی اور سیاست کی جن حقیقتوں کو چھپاتے ہیں یہاں وہ نمایاں کی جاتی ہیں۔ اگر نہیں کی جاتی تو آج سے ہم عہد کریں کہ ہم ایک شعبہ یہ بھی شروع کریں۔ باتیں بہت ہے کہنے کی، کہتا بھی رہوں گا، لکھتا بھی رہوں گا، لیکن آج آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا، کیونکہ میرے بہت سے بزرگ دوست جو ہیں وہ موجود ہیں، اور میں ان کا وقت جو ہے وہ چھیننے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں پڑھایا جا رہا، اگر خدا نخواستہ سب کو نہیں پڑھایا جا رہا تو ایک شعبہ قائم کیا جائے جس کی انڈکشن کا ایک نیا طریقہ ایوالو کیا گیا، جس پہ پارلیمنٹ کو بھی انوالو کیا گیا، اور پارلیمنٹری کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبران سے تھی، اور اس کا رول منیمائز کر دیا، بلکہ ٹوتھلیس کر دیا، تو افتخار کرتا ہوں، کیونکہ میں اس کمیٹی کا پہلا چیئرمین تھا پارلیمنٹری کمیٹی کا، اور ہم نے 6 ججز کو ڈس اپروو کیا، اور ڈس اپروو اس لیے کیا کیونکہ کنسرن ہائی کورٹ کے ججز چیف جسٹسز نے ان کو ریکمینڈ نہیں کیا، ان کے بارے میں ریمارکس اس قسم کے تھے جس کو ہم نے فیل کیا کہ ان کو کنفرم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک پٹیشن کروا کے افتخار چودھری نے پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کو بالکل اس کی ججمنٹ کو ڈس اپروو کر دیا، اور ری انسٹیٹ کر دیا، اور ان کو کنفرم کر دیا۔ تو پھر جتنے ججز انڈکٹ ہوتے رہے وہ ان ججز کے یا چیمبرز میں تھے یا ان کے رشتہ دار تھے، اور یہ ظلم کیا افتخار چودھری نے۔ اگر پارلیمنٹ کی کمیٹی کو افیکٹو رہنے دیا جاتا تو جوڈیشری کی جو آج صورتحال ہے شاید وہ صورتحال نہ ہو، اور اگر آج جے سی پی کی اسٹرینتھ بڑھی ہے تو افتخار چودھری کی وہ ججمنٹ ذمہ دار ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کو انفیکٹو کیا۔ پھر اب جے سی پی جو بنی ہے اس میں تعداد پھر پارلیمنٹیرین کی آ گئی، کچھ اور لوگوں کی آ گئی، اب وہاں پہ وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم مائنورٹی میں چلے گئے۔ لیکن سے پوچھا جائے کہ 2009 سے لے کے 2024 تک جتنی انڈکشن ہوئی ہے آیا وہ میرٹ پہ ہوئی ہے؟ کوئی نہ کوئی کسی سٹنگ جج کا بھانجا تھا، بھتیجا تھا، داماد تھا، بیٹا تھا، یا ان ججز کے چیمبرز میں جو لوگ کام کرتے رہے ان کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے، اور آج کہتے ہیں کہ پھر اپنی ججمنٹ میں لکھا جو صاحب اس نے منیر بھٹی کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کی جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی وہ تو اتنی کمپیٹنٹ نہیں تھی، کیپیبل نہیں تھی، لا نوئنگ نہیں تھی۔ لا ہم بنائیں، پارلیمنٹری نے لا بنائے، ہم لا نوئنگ نہیں ہے، تمہارا کام انٹرپریٹ کرنے کا، تم زیادہ لا نوئنگ ہو۔ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے اوبیسلی ان کی اپنی پولیٹیکل اپروچ ہے، پولیٹیکل وزڈم ہے، اور پھر وہ معاشرے کے حالات کو، واقعات کو سامنے رکھ کے، یہ بابوؤں کا کام نہیں ہے، یہ پولیٹیشنز کا کام ہے کہ وہ عوام کو ریلیف کریں۔ جہاں آپ کے ساتھ بابوں کے حوالے کرنے لگے تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا جو آج ہم بھگت رہے ہیں، کیونکہ پولیٹیشین وہ ہے جو پبلک کی نرو کو سمجھتا ہے، وہ اس کے ایشوز کو سمجھتا ہے، اور پھر وہ سولوشن سجیسٹ کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب جیسے پولیٹیشنز ملک کی ضرورت ہے آج، اور ان جیسے پولیٹیشنز کی پیروی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔
क्योंकि जो पार्लियामेंट में भी जो लीगल प्रोफेशन में भी बहुत कुछ है। जॉय साहब को 1997 में मुझे याद पड़ता है कि एक एजिटेशन था जिसमें मोहतरमा शहीद बीती नवाबजादा नौसुल्ला भी थे, हम नौजवान ही थे, और जो पुलिस ने जो बर्बरियत की और तशद्दुद किया उसमें से बड़ी सीरियस चोट जो है चौधरी साहब को, जिसके इफेक्ट्स आज भी चौधरी साहब की सेहत पे हैं। ये 97 की बात है। पार्लियामेंट के सामने एक एहतजाजी जुलूस था जिसमें हम मुकामी जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो भी शरीक थे, मोहतरमा भी थी, और उससे इफेक्ट्स है आज भी चौधरी साहब की सेहत में। फिर जो वकला तहरीक चली, मैं उसको क्योंकि हम यानी शायद है उसके साथ थे कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पुलिस ने तशद्दुद शुरू किया। मेरे साथ जमरत खान है, मैंने भी थे, वो ज़रा ज़्यादा जोशीले भी हैं और उनकी जान भी ज़रा मजबूत थी मुझसे और चौधरी साहब। तो पुलिस ने बहुत जल्दी लाठियाँ बरसाई हम पे, और अगर जमरत खान और मैं वो लाठियाँ बर्दाश्त न करते तो शायद बहुत ज़्यादा लाठियाँ चौधरी साहब को नहीं थी। खुदा ने बचाया और जमरत खान दरमियान में आया, और मैंने भी कोशिश की। तो ये बात है 2007। चौधरी साहब जहाँ वकालत करते वहाँ पे उन्होंने जूरिस्ट ऑथर भी हैं बहुत सारी किताबों में, वो इंटर सागा इनकी बड़ी मशहूर किताब है। और चौधरी साहब को सिर्फ पाकिस्तान में एक्नॉलेज नहीं किया जाता एज ए इंटेलेक्चुअल, लेकिन इंटरनेशनली भी इनको एक्नॉलेज किया जाता है और डिफरेंट फोरम से इनको इन्वाइट भी किया जाता है। अटक कॉन्स्पिरेसी केस में चौधरी साहब बड़े लीडिंग लॉयर थे, जो 1985 में अटक के किले में था। फॉर्चुनेटली मैं भी एज ए जूनियर लॉयर जाता था अटक कोर्ट में, क्योंकि उसमें मेरा भी एक फर्स्ट कज़न जो था वो भी एक्यूज था, और चौधरी साहब भी वहाँ पे डिफेंस काउंसिल थे, वहाँ भी हमने इनसे सीखा। इन पार्लियामेंट के अंदर भी मैं और चौधरी साहब नेशनल असेंबली में भी इकट्ठे रहे, चौधरी साहब और मैं सेनेट में भी इकट्ठे रहे। ये मुझे इनसे रफाकत का मौका मिलता रहा जहाँ वकालत के शोबे से। आसिफ खान साहब ने मौजूदा सूरत हाल पे भी गुफ्तगू की है। मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब का एक अपना विजन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, और बड़े क्लियर हेडेड ये अपने मौक़िफ़ को पेश करते रहे। आज की जो सूरत हाल है, बिलखुसूस जो पंजाब के हवाले से भी जो बात चौधरी साहब समझते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स को, यहाँ वफाक की सतह पे ये सियासत करते हैं, लेकिन ये पंजाब की सियासत की भी बात करते हैं। और कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो चौधरी साहब को उनकी खिदमत भी हासिल करते हैं। और फिर रिलीफ भी मिलती है। और बिलाशुबा जो वकला की तहरीक थी उसमें चौधरी साहब का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, लीड कर रहे थे, और उस शख्स को रिलीफ भी इन्होंने लेके दी। लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ जो अशर उसने किया, तो चौधरी साहब बता देंगे आपको कि इसने इस मुल्क की इकॉनमी को नुकसान दिया, इस मुल्क की पॉलिटिक्स को नुकसान दिया, और उसने जुडिशरी का होलिया बिगाड़ दिया। बहुत सी बातों से गलत सही नहीं थे। हमें यही बताया गया था कि सोवियत यूनियन और चाइना जो है वो एक दायमी कुव्वत है और वो इनकलाब रहेगा, लेकिन सोवियत यूनियन भी टूट गया, चाइना भी ने अपनी सिमत तब्दील कर ली, बर्लिन की दीवार भी गिर गई, और सोशलिज्म का वो नज़रिया जिसकी हम प्रचार किया करते थे वो पाश पाश हो। तो मैं भी होगी और ये मुल्क जो है वो टूट जाएगा। लेकिन मैंने चौधरी साहब इसमें मैं इत्तफाक करता रहा हूँ, मैंने जेलें भी काटी हैं, मार्शल लॉ का भी सामना किया है, फौजियों को भी चैलेंज किया है, मिलिट्री ट्रायल भी बर्दाश्त किए हैं। लेकिन मैंने उसके बाद जो पढ़ा है और जो मैंने करवाना चाहूँगा
یہ شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا قیام 2001 میں عمل میں آیا جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جلاوطنی کاٹ رہی تھی دبئی میں. اس کا جو منشور تھا، جو پرنسپلز تھے، وہ یہ تھے کہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا جائے، وومن رائٹس کو پروموٹ کیا جائے، ٹالرنس کو پروموٹ کیا جائے، منورٹی کے رائٹس کو پروموٹ کیا جائے، یوتھ کے رائٹس کو پروموٹ کیا جائے. تو اس کا بنیادی مقصد سیمینار کروانا تھا. مجھے چودھری صاحب یہاں آئے 6واں سال ہو رہا ہے. تو جب میں نے اس کا چارج سنبھالا تو مجھے بڑا مایوس کیا گیا کہ یہ شہر بڑا ٹھنڈا شہر ہے، اس کی کوئی اتنی کلچرل ہسٹری نہیں ہے لاہور اور کراچی کی طرح. یہاں سیمینارز میں لوگ بہت کم آئیں گے اور آپ کی تقریبات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی. لیکن میں نے اس کو بطور چیلنج قبول کیا اور مسلسل ہم سیمیناروں کا انعقاد کرتے رہے. ایون ان کووڈ ڈیز جب یہاں ہو کا عالم تھا، قبرستان کا سما تھا، سیکٹرز میں بندر گھوم رہے تھے، اس وقت بھی ہم نے ورچوئل اور سیمینار جو ہیں وہ مسلسل جو ہے ہم نے کیے یہاں پہ. پچھلے کیلنڈر ایئر میں چوئی صاحب ہم نے 36 ایکٹیویٹیز کی. یہ میرا ایک چیلنج ہے کہ اسلام آباد جہاں انٹرنیشنل این جی اوز بھی ہیں، دیگر این جی اوز بھی ہیں، لیکن کسی نے بھی اتنی تعداد میں، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو ایسا فورم ہی نہیں ہے، کسی نے اتنی تعداد میں سیمینارز اور ایکٹیویٹی منعقد نہیں کی. ایک ہمارا ڈسٹنٹ کمپٹیٹر ہے. میں اس لحاظ سے بہت خوش نصیب ہوں کہ جب میں سینٹ کی رکن بنی تو سید نیر بخاری جو ہے وہ چیئرمین سینٹ تھے اور اعتزاز احسن جو ہے وہ ہمیں لیڈ کر رہے تھے ہاؤس میں. تو یہ جو ایک وقت تھا جو مجھے سینٹ میں جو 6 سال ملے اور اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ رہنے اور سیکھنے کا موقع ملا، یہ میرے لیے بہت قیمتی تھا. پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے بہت امیر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بہت رچ اثاثہ ہے، بہت سینئر، بہت سیزن پولیٹیشینز ہیں، قانونی اور آئینی ماہرین ہیں. اب جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے نا 27ویں امینڈمنٹ پہ، تو میں کہتی ہوں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سی ای سی کا اجلاس ہو رہا ہے اور ہمارے جو سی ای سی کے ممبرس ہیں، ہمارے جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں، وہ عوام کی پلس پہ ان کا ہاتھ ہے. وہ جب اپنی تجاویز دیں گے، وہ جب اپنا فیصلہ دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے دوسری سوچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اعتزاز احسن صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور ایک جو سب سے ایک اور خوبصورتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ ہے کمیونیکیشن، ایک آپس کی کنیکٹیوٹی. جب میں سعودی عربیہ میں بھی تھی تو جو چند لوگوں کے ساتھ مسلسل میرے رابطے تھے ان میں اعتزاز احسن بھی تھے، اور یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی خاصیت تھی، اعتزاز احسن صاحب کی بھی خاصیت تھی کہ ای میلز کے اوپر یہ رابطے اتنے مضبوط تھے کہ اگر آپ کوئی بھی آپ نے کم ہے، ان کا ہال بھی ہمارے سے چھوٹا ہے اور وہ ایک این جی او ہے، لائبریری بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تو وہاں سے پھر لوگ سارے سیمینار کی ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں. تو میں نے اس لیے زیادہ ایکٹیویٹیز کی کہ میں یہاں لیڈران کے پیچھے نہیں بھاگا. بخاری صاحب سے میرا تعلق 1986 کا ہے، جب یہ اسلام آباد کے صدر تھے اور میں سرگودا کا صدر تھا. ان سے بھی میری ملاقات کم ہوتی ہے اور میرا خیال 6 سال میں 2 یا 3 دفعہ پارلیمنٹ میں گیا. یہاں لوگ کارکن گلہ کرتے تھے کہ ہمیں زرداری صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہو رہی. تو میں نے انہیں عہدیداروں کو کہا کہ آپ کام کریں،